हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका स्वागत है प्रेप आईएएस में। माय नेम इज समृद्धि और आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम करेंगे बायोटेक्नोलॉजी। सो ये हमारी बच्चे बायोटेक्नोलॉजी की थर्ड क्लास है। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। सो प्लीज गो थ्रू देम। सो यहाँ पे व्हाट वी विल टॉक अबाउट इज वी विल टॉक अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। सो बायोटेक्नोलॉजी में हम जो करने वाले हैं दैट इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे ना आपको थोड़ी सी पहले मैं इंफॉर्मेशन बता देती हूँ, देन वी विल कम। सो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने जीन पढ़ा था। व्हाट इज जीन? जीन इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ द डीएनए, राइट। अब हम बात करते हैं कि भैया जीनोम क्या होता है। सो जीन प्लस क्रोमोसोम को क्या बोलते हो? जीनोम। ठीक है, जीन प्लस क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं? जीनोम। या फिर एक, अगर इसको वैसे नहीं देखना आप ऐसे देख लो इसको कि जैसे आपकी बॉडी में टोटल जो जीन्स की बात करो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर पूरा के पूरे उसके डेटाबेस को मेंटेन करना, उसकी बायोग्राफिक्स को मेंटेन करना, दैट इज व्हाट, दैट इज अ जीनोम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। या फिर आप ये लगा लो कि आपको हमने एक प्लॉइड नाम की चीज करी थी, प्लॉइड करा था ना हमने, तो उसी से रिलेटेड होता है आपका क्या? जीनोम। ठीक है, कि आपने क्या करा, आपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें सो सारा का सारा डेटा रिलेटेड टू जीन एंड क्रोमोसोम जो प्रोजेक्ट स्टोर करके रखेगा उसको आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कहेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। सो इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा समझते हैं। सो व्हेन इट कम्स टू जीनोम, सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोम. So the genome is a haploid genetic content of a cell or a copy of total genetic content of the cell. जो भी haploid एक आपका गेमीट होता है उसके अंदर जितना भी आपका जेनेटिक कंटेंट होता है वो, या फिर आप लगा लीजिए सेल के अंदर जितना जेनेटिक कंटेंट है वो, उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए व्हाट वी हैव इज अ जीनोम। ठीक है। और ह्यूमन जीनोम क्या होता है? इंटरनेशनली साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट जिसका एम क्या है? ये डिटरमिन करना कि कंप्लीट सीक्वेंस क्या होगा न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर का, जो कि ह्यूमन जीनोम बनाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि आपके पास एक जीन है, उस जीन से आप कैसे पूरे के पूरे न्यूक्लिक एसिड को जनरेट करो, या फिर कैसे से उससे आप न्यूक्लियोटाइड को जनरेट करोगे। सो फॉर दैट प्रोजेक्ट व्हाट वी हैव इज अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब जो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये 2 तरह का होता है। द फर्स्ट वन इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रीड एंड सेकेंड वन इज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट राइट। रीड का मतलब होता है कि पूरा का पूरा आपने क्या करा, पूरे सिस्टम को रीड कर लिया। राइट में आपने उसको क्या करा, ये फर्स्ट फेज हो गया रीड करना। एंड सेकेंड फेज इज व्हाट, राइट। पहले आपने उसको रीड करा, फिर आपने उसको क्या लिखा, राइट किया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? ठीक है। सो दिस रीडिंग इज व्हाट, रीडिंग द सीक्वेंस, कि जो सीक्वेंस है आपने उसकी रीडिंग करी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फर्स्ट फेज। ठीक है, सीक्वेंस की रीडिंग करना। उसके बाद सीक्वेंस की रीडिंग करने के बाद उस सीक्वेंस को रीजनरेट करना, दैट इज व्हाट, दैट इज राइट। ठीक है, जैसे आप मान के चलो हमने इंसुलिन जीन किया था। अब क्या होता है कि इंसुलिन जीन में अगर कोई चेंज आ जाए तो हमने पता था कि म्यूटेट हो जाता है। अब यहाँ पे अगर हमें ये चीज पता लग जाए कि एक्चुअल में जो दिस वन इज अ म्यूटेटेड वन और चेंज किस जीन में आया है, और आप उससे पूरा का पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर लो न्यूक्लियोइड का, सो दैट विल बी नोन एज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स। आर यू गेटिंग द थिंग कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो राइट में, रीड में तो सिर्फ आपने पढ़ा, लेकिन राइट में आप उसको लिखते भी हो, लेकिन बट दिस राइट हैज सर्टन, आप कह सकते हो, इथिकल इश्यूज एसोसिएटेड विद इट, इट हैज सर्टन लीगल इश्यूज एसोसिएटेड विद, सोशल एंड बायो सेफ्टी इश्यूज आर एसोसिएटेड। ठीक है। सो ह्यूमन जीनोम को यूज करने में बहुत सारे इश्यूज एसोसिएटेड है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं। आर यू गेटिंग द थिंग्स और नॉट? ठीक है, आर यू गेटिंग द थिंग्स? ठीक है। या फिर इसको आप ये लगा लो कि और भी देसी भाषा में समझना, जो सोशियोलॉजी एंथ्रो वाले स्टूडेंट्स है ना उनको बड़ी इजीली समझ में आएगी ये चीज।
आपके पास क्या है, इंडियन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, वी हैव अ डाइवर्स पॉपुलेशन, कन्याकुमारी से लद्दाख तक लोग रहते हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग जीन्स होते हैं, इतना मानते हो। अब मैं आपको कहूँ कि हर बंदे का जीन कंपेयर करो, हर बंदे की लीनिएज कंपेयर करो, क्लैन कंपेयर करो, ओरिजिन कंपेयर करो, सो डोंट यू थिंक कि बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वी हैव माइग्रेट पीपल ऑल्सो। सो यहाँ पे दिस थिंग इज रिलेटेड टू व्हाट ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे देखो, इक्विपमेंट जो इसके लिए यूज किया जाता है इसको मेजर करने के लिए, दैट इज डीएनए सीक्वेंसर। डीएनए सीक्वेंसर क्या करेगा, पूरे के पूरे जो न्यूक्लियोटाइड का आपका सीक्वेंस है उसको क्या करेगा, उसको ये रीड करेगा, राइट। उसके बाद इसने क्या ऑब्जर्व किया, उस न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को रीड करने के बाद इट ऑब्जर्व कि जो 95% जीनोम होता है ना इज जंक डीएनए, उसमें डीएनए जंक होता है, ठीक है, और नॉन कोडिंग डीएनए और सेल्फिश डीएनए, ठीक है। जंक का मतलब होता है जिसका कोई भी फंक्शन नहीं है, कोई कोड नहीं है उस पर, ठीक है, बट फिर भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट, समझ रहे हो। नाउ आपके दिमाग में, बहुत सारे के दिमाग में ये चीज होगी कि क्यों प्रेजेंट है, होता ना एक चीज की क्यों प्रेजेंट। सो यहाँ पे होता क्या है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट देती हूँ कि आप देखो ये नॉन फंक्शनल डीएनए कहाँ से आया। अब जो डीएनए है ओरिजिनल, ठीक है, जो ओरिजिनल डीएनए है अगर उसमें कोई भी चेंज हो जाए तो वो डीएनए क्या बन जाएगा, नॉन फंक्शनल डीएनए। अब यहाँ पे अगर इसमें म्यूटेशन हो जाए, कैन इट बी कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शनल डीएनए, डेफिनेटली इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ फंक्शनल डीएनए अपॉन द म्यूटेशन, राइट। आर यू गेटिंग द पॉइंट। अब यहाँ पे ना जो एक्चुअल में आप कह सकते हो कि अंडरगो जाता है म्यूटेशन के, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर आल्सो, दैट इज द फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। नॉन फंक्शनल पार्ट आपका म्यूटेशन नहीं करता, जनरली नहीं करता, राइट। सो यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि जो जंक डीएनए होता है ना वो पूरे के पूरे डीएनए को बदल, म्यूटेशन में मतलब चेंज ना हो इसमें मदद करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कुछ जो फंक्शन, जैसे डीएनए का एक फंक्शनल पार्ट है, एक है आपका नॉन फंक्शनल पार्ट। जो डीएनए का सिर्फ फंक्शनल पार्ट होता है ना, इसके अंदर म्यूटेशन होती है, नॉन फंक्शनल के अंदर म्यूटेशन नहीं होती। नॉन फंक्शनल कौन सा है, जो जंक डीएनए, आई वोंट से नॉन फंक्शनल, आई वुड से जंक डीएनए। जंक डीएनए के अंदर आपकी क्या नहीं होती, म्यूटेशन नहीं होती। सो जब जंक डीएनए के अंदर म्यूटेशन नहीं होगी बच्चे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने पूरे डीएनए को म्यूटेशन से अंडरगो करने के लिए बचा लिया, तो हमारी बॉडी को कुछ हद तक डिजीज से भी बचाता है। ओनली फंक्शनल पार्ट अंडरगो म्यूटेशन, और जब फंक्शनल पार्ट म्यूटेशन करता है सो इट टर्न्स आउट टू बी द नॉन फंक्शनल। क्लियर है ना। आपने इंसुलिन जीन लिया, आपने उसका कैरेक्टर ही बदल दिया, तो अब क्या होगा, वो नॉन फंक्शनल हो जाएगा। लेकिन अब ऐसे तरीके भी हैं कि इस नॉन फंक्शनल डीएनए को फंक्शनल डीएनए में कन्वर्ट किया जा सकता है। आर यू गेटिंग दिस थिंग, ठीक है, आर यू गेटिंग दिस थिंग ना, कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सो यहाँ पे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ना, उसके अंदर क्या होगा, वी हैव अ एम्पल अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत सारा डेटा है हमारे पास। अब यहाँ पे इस रिजर्वायर के जेनेटिक मटेरियल को चूज करके कैन यू कंस्ट्रक्ट अ न्यू डीएनए, कैन यू कंस्ट्रक्ट अ न्यू फंक्शनल डीएनए, बिल्कुल जी हाँ, ठीक है। सो इस तरह से फंक्शनिंग करता है, राइट। नेक्स्ट, वी हैव अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन्स इन द कंप्लीट जीनोम। एक जीनोम में 30,000 जीन होते हैं, और ये कितने में स्प्रेड होते हैं, दीज आर स्प्रेड इन 23 क्रोमोसोम्स। जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर ये स्प्रेड होते हैं। अभी हाल फिलहाल में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, दैट इज इंडिजीन प्रोजेक्ट। अब ये इंडिजीन प्रोजेक्ट है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। ये है आपका CSIR का प्रोजेक्ट। CSIR का जीनोम रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कि 2019 में बच्चे कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर वो क्या करते हैं, वो ऐसी थेरेपीज की बात करते हैं जो कि कैंसर एंड ऑल ट्रीटमेंट को अंडरगो करने में मदद करती है।
सो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, 1029 इंडियंस का डेटा लिया, उसको इन्होंने एनालाइज किया, और उसको एनालाइज करने के बाद इन्होंने उसमें कुछ वेरिएंट देखे, ठीक है, इन्होंने उसके अंदर बहुत सारे क्या देखे, वेरिएंट देखे। उसके बाद इन्होंने उसका कंपैरिजन किया। कंपैरिजन करने के बाद साइंटिस्ट ने क्या डेवलप किया, दे हैव डेवलप्ड इंडियन जीनोम डेटा, ठीक है, इंडियन जीनोम कार्ड, इन्होंने इंडी जीनोम कार्ड जो है वो डेवलप किया, ठीक है। दूसरा इन्होंने क्या डेवलप किया, एक मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की फॉर दी रिसर्चर्स, ताकि वो क्लिनिकली उस इंफॉर्मेशन को असेस कर सके, ठीक है। और इन्होंने क्या पाया कि हर किसी बंदे के अंदर जीन जो है वो क्या है आपका, डिफरेंट। आर यू गेटिंग द थिंग? सो दिस इज एज पर दिस जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट, ठीक है, समझ में आ रही है? सो यहाँ पे एज यू कैन सी इंडीजिन प्रोजेक्ट में CSIR का जीनोम प्रोजेक्ट है जो कि 2019 में कंप्लीट हो गया। इसके अंदर 2 CSIR इंस्टीट्यूशंस इन्वॉल्व थे, दैट वर इंस्टीट्यूशन ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, एंड सेकंड वन वाज सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सो साइंटिस्ट ने 1029 इंडियंस के कंप्लीट DNA को यहाँ पे स्टडी किया, and after the study what they have found they have identified over 55 million single nucleotide variant। न्यूक्लियोटाइड पता है ना क्या होता है, जैसे कि हमने किया था PR आपका A, so this is a nucleotide, ठीक है। I'm just giving an example variant in the Indian genome data set। उसके बाद इन्होंने इसको ग्लोबल जो जीनोम डेटा सेट था उसके साथ कंपेयर किया, एंड व्हाट दे फाउंड कि इंडिया में 33.323% पॉपुलेशन ऐसी है जो कि यूनिक है, फाउंड ओनली इन सैंपल सीक्वेंस फ्रॉम इंडिया, ठीक है। इसका मतलब जो है कि इंडिया में जो काफी लोग हैं वो आपस में वेरिएंट। साइंटिस्ट ने इंडी जीनोम कार्ड डेवलप किया, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है जो नहीं मिली है उसको क्लिनिकली यहाँ पे कलेक्ट किया जा सके, ठीक है, समझ में आ गई बात? Next comes is what? Next comes is Genome Asia 100K project। ये Genome Asia 100K project नया project है as compared to the old one। So यहाँ पे क्या है, इसमें ऐसे समझो, scientific projects to determine the whole genome sequence of 1 lakh individual from 28 different countries including 50,000 जो है आपके Indians। So इससे क्या होगा, प्रॉपरली मेडिसिन जो है वो दी जा सकेगी एशियन पेशेंट्स को, ठीक है। देखो इसमें क्या होता है, ऐसे मान के चलो, मान लो मैंने आपको कोई दवाई दे दी, आई एम डॉक्टर, मैंने आपको कोई दवाई दे दी, आपका भाई आया मैंने सेम दवाई दे दी, आपका पड़ोसी आया मैंने सेम दवाई दे दी, हो सकता है सेम दवाई जो है वो हर किसी पे सेम तरीके से असर ना करे, ठीक है। सो सोचो अगर आपका जो डॉक्टर है वो हर किसी का जीनोम सीक्वेंस देखने के बाद आपको मेडिसिन दे, सो वोंट दैट बी मोर इफेक्टिव? ऑफ कोर्स द आंसर विल बी यस। और इसी को क्या बोलते हो, इसी को बोलते हो प्रिसीजन मेडिसिन, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिसीजन मेडिसिन, और दिस इज ऑल्सो नोन एज डिजाइनर ड्रग, ठीक है, प्रिसीजन मेडिसिन और डिजाइनर ड्रग। इवन जो पर्सन एलर्जिक होगा ना उसको भी बेटर मिलेगी, क्यों? क्योंकि आपको उसका जीनोम सीक्वेंस पता है, राइट। नेक्स्ट, फर्दर द यूनिक जेनेटिक डाइवर्सिटी prevalent in South Northeast Asia provides a valuable source for clinical insight and enhance our understanding of disease and therapy। इसके अलावा आपको पता है इंडिया में इतने प्रजातियों के लोग हैं, इतनी रेसेस के लोग हैं, so this project is going to help them। So I've told you what is the project। अब UPSC क्या पूछेगा, Genome Asia 10K is related, so you should be having an idea that this is related to genome mapping, clear? मूविंग टू द एप्लीकेशन, कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। अब देखो इसकी बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है, जीन क्लोनिंग में यूज किया जा सकता है, जीन थेरेपी में, जीन इंजीनियरिंग में, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग में होता है ना, वैसे इसमें जीन इंजीनियरिंग में जीन विल प्ले अ रोल, DNA प्रोफाइलिंग करना है हमें, एंड डिजाइन बेस में, ठीक है। बट यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है, डू यू थिंक दैट एवरी इंडिविजुअल रिक्वायर अ what? Every individual require a proper precision medicine? Of course the answer will be no, right?
समझ में आ रही है बात? सो दिस इज व्हाट दीज आर द एप्लीकेशंस. क्लियर? चलो नेक्स्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी. ठीक है, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है? आपने कुछ इंजीनियरिंग करके कुछ नया तरह का जीन बना लिया. सो व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? सो यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, जैसे मान लो कि हमें किसी पर्टिकुलर सेल के ट्राइट्स को बदलना है. ठीक है, सो यहाँ पे आपने क्या किया, जेनेटिक इंजीनियर्स आइसोलेट अ जीन फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज अ फीचर दे वांट टू इम्पार्ट अ प्लांट. मान लो कि ये तो चलो प्लांट्स में होगी, आप अपने प्लांट में एक पर्टिकुलर फीचर चाहते हो कि हो, सो देन यू गो फॉर व्हाट, यू गो फॉर अ जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट्स. जैसे मान लो आप चाहते हो कि सिंगल जीन को हमने क्या करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसको आपने निकाला, उसको आइसोलेट किया, मॉडिफाई किया, उसके बाद उसकी कॉपीज बनाई, ये देखो इसकी कॉपीज बना दी, एंड उसके बाद उन कॉपीज बनाने के बाद इनको प्लांट में इंसर्ट किया गया और उसको बोला गया कि ये ग्रो करे. ग्रोथ के टाइम पे कुछ इस तरह से दिखेगी. ठीक है, उसके बाद जो मेच्योर प्लांट्स, ये जैसे मेच्योर प्लांट हुआ, इसका सीड उठाया गया, इस सीड को जो है फिर उसके बाद इस सीड से प्लांट को ऑब्टेन किया गया. ठीक है, सो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या होता है, व्हाट एवर ट्राइट्स वी वांट, हम उन ट्राइट्स को चेंज करने की बात करते हैं. क्लियर? ह्यूमंस में कैसे होता है ये देखो. अब ह्यूमंस में देखने के लिए ना मैं आपको अलग से बताती हूँ, फिर हम इस डायग्राम पे आएंगे. सो यहाँ पे प्रोसीजर क्या है ह्यूमंस में. मान लो दिस इज व्हाट, दिस इज अ ह्यूमन सेल. ये आपका क्या है, ह्यूमन सेल. अब ह्यूमन सेल के अंदर क्या आपका डीएनए. मान लो इसके अंदर ना एक छोटू सा जो डीएनए है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, ये आपके पास कौन सा है, इंसुलिन डीएनए और इंसुलिन जीन. ठीक है, सो अब आपको क्या करना है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस करना. सो हाउ यू विल डू द जेनेटिक इंजीनियरिंग, ध्यान से सुनो. सो व्हाट इज द थिंग विच इज ओवर हियर. मान लो अब आपके पास एक दूसरा सेल है, ये आपके पास क्या है, एक दूसरा सेल. ये आपके पास क्या है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है. And this is what, this is plasmid. So आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, तो स्टेप वन इज व्हाट, स्टेप वन इज कि जो भी आपके पास जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट क्या है, इंसुलिन. इस इंसुलिन को कहाँ पे डालना है आपको, प्लाज्मिड में. ठीक है, आपको इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहाँ पे डालना है, प्लाज्मिड के. आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, सो यहाँ पे इट कैन बी जीन ऑफ इंटरेस्ट, कैन बी इंसुलिन जीन, इट कैन बी हेमोग्लोबिन जीन, कैरेटीन जीन, वट एवर इट कैन बी. ठीक है, आपको इसको किस में इंसर्ट करना है, प्लाज्मिड में. और जो यूजुअली जो प्लाज्मिड होता है दैट इज मेड अप ऑफ डीएनए. ठीक है, जब फिर आप ये मान के चलो कि प्लाज्मिड क्या है, प्लाज्मिड आपका एक ऐसा व्हीकल है जो कि जीन को कैरी करेगा एक सेल से दूसरे सेल. ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको ट्रांसफर करना. सो नाउ व्हाट वी हैव, आई विल इरेज दिस थिंग क्योंकि यहाँ पे ये चीज गलत है. अब आपको क्या करना है, ये आपका प्लाज्मिड है, इस प्लाज्मिड के अंदर आपको क्या डालना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट. सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ बैक्टीरियल प्लाज्मिड, और दिस इज व्हाट, दिस इज अ ह्यूमन इंसुलिन जीन. कैन यू कॉल इट नाउ एज अ रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि आपने बाहर का स्ट्रक्चर किसी और का, डीएनए किसी और का. ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात. अब व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, आपने प्लाज्मिड निकाल के उसमें तो डाल दिया. अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो ओरिजिनल आपका सेल है
उसके अंदर क्या करो, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को बिठा दो। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी हैव इज अ ये हो गया आपका बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ठीक है, एंड दिस इज बैक्टीरियल सेल है बाहर का, एंड इस बैक्टीरियल सेल के अंदर क्या है अपना, दिस बैक्टीरियल सेल इज हैविंग ह्यूमन सेल। नाउ ये आपका क्या करेगा, दिस विल डिवाइड एंड इट विल क्रिएट मेनी थिंग्स, क्लोन्स क्रिएट करेगा ना, क्लोन ऑफ बैक्टीरिया। अब ये क्लोन ऑफ बैक्टीरिया जो तैयार हुए हैं, ये किससे हुए हैं, ये हुए आपके तैयार फ्रॉम इंसुलिन जी। समझ में आ रही है, थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, ठीक है, क्या समझ में आ रही है। और इसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं इंसुलिन इंजेक्शंस को प्रोड्यूस करने के लिए। समझ में आया कि आपने क्या लिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को सबसे पहले आपने प्लाज्मिड के अंदर डाला, उसके बाद आपने जो रिकॉम्बिनेंट, ये वाला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए था, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किसके अंदर डाला, बैक्टीरिया सेल के अंदर डाला। उसके बाद वो मल्टीप्लाई किया, व्हेन इट मल्टीप्लाइड इट क्रिएटेड क्लोनिंग कॉपीज, बहुत सारी कॉपीज उसने क्रिएट की। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये ऐसा क्रिएट कर रहा है, उसके अंदर आपका जीन किसी और का काम तो कुछ और कर रहा है, और इसको एज ए ड्रग यूज किया जाता है बहुत सारी मेडिसिन के लिए। ठीक है, अब इससे कुछ प्रोटीन्स भी प्रोड्यूस होते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसे कि इससे आप कौन कौन से प्रोटीन्स प्रोड्यूस कर सकते हो, जीन क्लोनिंग से, दिस इज नोन एज व्हाट, जीन क्लोनिंग। अब जीन क्लोनिंग से आप कौन कौन से, अगर मैं आपसे पूछूं, प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करा सकते हो, चलो वो देखते हैं, बट पहले ये समझ, देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या हुआ है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला गया, सबसे पहले क्या गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट को निकाला गया। ठीक है, और यहां से क्या लिया गया, प्लाज्मिड, प्लाज्मिड लेके इस प्लाज्मिड में क्या डाल दिया, आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। सो ये क्या हो गया आपका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को फर्दर किस में डाल दिया, इससे आपने बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस कर ली, जैसे कि प्रोटीन फॉर स्टोन वॉशिंग जीन्स। ठीक है, देन यू कैन से डिसॉल्विंग क्लॉथ्स, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिजम्स, टॉक्सिन क्लीनअप, जीन फॉर पेस्ट रेजिस्टेंस एंड सो। इसमें आप कौन कौन से प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हो, इंसुलिन जो कि डायबिटीज को ट्रीट करने के काम आता है। यू कैन ऑल्सो गो फॉर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ठीक है, जो कि आपका हीमोफीलिया को ट्रीट करने के लिए काम आएगा। ठीक है, अब बॉडी के अंदर ना बहुत सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हीमोफीलिया के लिए याद रखना कि टोटल हमारी बॉडी में 13 फैक्टर्स होते हैं, राइट। इन 13 ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में से अगर आपका फैक्टर नंबर 8 जो है वो मिस हो, देन वी हैव हेमोफीलिया। अगर फैक्टर नंबर 9 मिस हो तो हमारे पास जो हेमोफीलिया होता है दैट इज हेमोफीलिया बी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। इसके अलावा इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस ग्रोथ हार्मोन, जिनको आपको चाहिए किसके लिए, फॉर डॉर्फिज्म एंड ऑल, और इस ग्रोथ हार्मोन को कौन सीक्रेट करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। देन इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर एज इंटरफेरॉन्स। ठीक है, दैट इज एंटीवायरल प्रोटीन, जिसको आपको ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है वायरल इन्फेक्शंस के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे देखो एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती है, लेकिन इंटरफेरॉन्स इज फॉर ऑल डिजीज। देन यू कैन ऑल्सो यूज इट फॉर क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स। ठीक है, समझ में आ रही है, जो कि आपकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए पे बनी होती है। सो इतनी बात समझ में आई। अब कमिंग टू द बेनिफिट्स ऑफ दिस, कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस थिंग। सो सबसे पहला इसका जो बेनिफिट है दैट इज इन व्हाट, दैट इज अंडर द जीएम क्रॉप्स। जीएम क्रॉप्स के लिए भी इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है। जीएम एनिमल्स, जीएम बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक प्रोटीन,
और आर वैक्सीन और डीएनए वैक्सीन दैट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो यहाँ पे थोड़ा सा हम पहले जीएम क्रॉप्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इस पे कई बार सवाल जो है वो पूछा गया। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि रेगुलेशन ऑफ जीएम क्रॉप्स की, और इस रेगुलेशंस के चलते बहुत सारे जो डिस्प्यूट्स आए हैं इसकी कल्टीवेशन से रिलेटेड, उसके रिगार्डिंग। सो एक इंटरनेशनल सर्विस फॉर एक्विजिशन ऑफ एग्री बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस की एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया इज रैंक्स 5th इन ग्लोबल कल्टीवेशन ऑफ जीएम क्रॉप्स। ठीक है, मतलब लीडिंग कल्टीवेटर है। द सेफ्टी एस्पेक्ट्स जो हैं इसके, उसको कौन असेस करता है? दैट आर असेस्ड बाय जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। और इस कमेटी के अकॉर्डिंग, ये कमेटी आपकी रिकमेंडेशंस देती है किसको? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट कंजर्वेशन। मतलब ये सिर्फ एडवाइजरी है, रिकमेंडेशंस देगी, अप्रूव करना मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का बेसिकली ऑर्डर है। अब यहाँ पे जो भी सेफ्टी एस्पेक्ट्स हैं जीएम क्रॉप के, दैट आर बीइंग जज्ड बाय जीईएसी। सो जीईएसी के अकॉर्डिंग 3 आपके क्रॉप्स हैं जिसको आप जेनेटिकली इंजीनियर कर सकते हो, दैट इज बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल एंड जीएम मस्टर्ड, राइट? सो दिस, if I talk about genetic engineering appraisal committee, this is an apex body, and this is a what? This is an extra constitutional body. जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, समझ में? सो इसके अकॉर्डिंग 3 ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी अप्रूव्ड है। ठीक है, लेकिन अभी हमारी कंट्री में हम सिर्फ बीटी कॉटन को ही अप्रूवल मिला है कमर्शियल फार्म का, ये चीज ध्यान में रखना। नेक्स्ट, इफ आई टॉक अबाउट बीटी कॉटन, कि बीटी कॉटन को कैसे बनाया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द बीटी कॉटन इज मेड बाय डूइंग व्हाट? इज मेड बाय एडिंग, बीटी से का मतलब क्या हुआ? बैसिलस थोरेनजेनेसिस। बैसिलस थोरेनजेनेसिस ऐड किया जाता है कॉटन में, ठीक है, और ये आपका इंसेक्टिसाइड के अगेंस्ट काम करता है। और यहाँ पे जो कॉटन के ऊपर इंसेक्ट अटैक करता है उसका नाम होता है बुलवर्म। सो बुलवर्म के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए इसको हम काम में करते हैं। सो जैसे ही आपने बैसिलस थोरेनजेनेसिस ऐड किया, सो अपने आप बुलवर्म उसके पास नहीं आता, एंड एज अ रिजल्ट वी आर सेफ्ड, राइट? क्लियर है? तो इससे क्या होगा? पेस्टिसाइड यूसेज कॉटन पे डिक्रीज हो जाएगा। इसको हम मोंसेंटो यूएसए से इंपोर्ट करते हैं। क्लियर है इतनी बात? अब इसकी एडवांटेजेस तो आप सबको समझ में आ गई। अब इसमें ये देखो होता क्या। सो बाहर का लेयर, जैसे हमने बात करी, वो बैक्टीरियल होगी। सो दिस बाहर की लेयर इज मेड अप ऑफ व्हाट? बैसिलस थोरेनजेनेसिस। दैट इज व्हाट? दैट इज अ सॉइल बैक्टीरिया। इसके अंदर अपना डीएनए होगा। इस डीएनए के ऊपर आपने कौन सा जीन लगाया है? जिसको आपने रिकॉम्बिनेंट जीन है ना। सो दिस जीन इज CRY1AC जीन। ये आपका ऐसा जीन है जो कि क्या करेगा? दैट प्रोड्यूसेस, मतलब एक ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेगा, जैसे बुलवर्म उसको खाएंगे वो मर जाएंगे। इस पूरे चीज को तैयार करने के बाद इस चीज को ट्रांसफर करा जाता है कहाँ? टू दी क्रॉप, कॉटन सीड, और फिर उसके बाद आपका कॉटन रेज होता है, एंड व्हाट वी गेट इज अ बीटी कॉटन। समझ में आया कि इस पूरे को कहाँ इंसर्ट कर देते हैं? प्लांट में, और हमें पूरा का पूरा क्या मिल जाता है? बीटी कॉटन। लेकिन अब इसकी बहुत सारी जैसे डिसएडवांटेजेस भी एडवांटेजेस, एक्सपेंसिव होते हैं, ठीक है। और आजकल आपको पता है जैसे डीडीटी के साथ उन्होंने अपना सांठगांठ बना ली थी, वैसे इसके साथ भी बना रहे, राइट? नेक्स्ट इज बीटी ब्रिंजल। समझ में आ गया ना? अब बीटी ब्रिंजल जो है ये किस लिए बनाया जा रहा है? दिस इज मेड टू गिव द रेजिस्टेंस अगेंस्ट लेपिडोप्टेरोन इंसेक्ट। ये इंसेक्ट है लेपिडोप्टेरोन इंसेक्ट, इसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने, ठीक है। ये आपके किसके ऊपर अटैक करते हैं? ये आपके अटैक करते हैं
बेसिकली ब्रिंजल के ऊपर। समझ में आ रही है बात? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो इसके अंदर जो है वो अटैक किसके ऊपर करते हैं? दे अटैक ऑन दी ब्रिंजल। अब यहां पर अब यहां पे अगर मैं बच्चे बात करूं कि क्या होता है, सो यहां पे आपका इसमें आपका एक ऐसा क्या ऐड किया जाएगा, जीन ऐड किया जाएगा जो इसको ना होने दे। सो यहां पे जो जीन होता है दैट इज अगेन व्हाट? CRY1AC। ठीक है, इसको जीई से तो अप्रूवल मिल गया बीटी ब्रिंजल को, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, कंसर्न्स हैं, कुछ पोटेंशियल हेल्थ हैजार्ड्स हैं, उसके चक्कर में इसको अभी तक सपोर्ट नहीं किया गया। आर यू गेटिंग दिस टर्म और नॉट? समझ में आ रही है ना बात कि क्यों नहीं अप्रूव किया गया? सो इसके पीछे कुछ जो है साइंटिफिक कारण है जिसके कारण इसको अप्रूव नहीं किया गया। राइट अब जो बीटी ब्रिंजल है, अगर हम उसकी वैरायटीज की बात करें कि इंडिया में कौन कौन सी वैरायटीज के प्रोड्यूस होते हैं, सो दैट इज जनक एंड BSS 793। ये आपके ब्रिंजल्स जो हैं, इस वैरायटी के ब्रिंजल्स इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं। अब इनके अंदर उन्होंने बोला कि अगर हम बायोटेक्नोलॉजी डेवलप करके CRY1 FAL जीन डाल दें, सो इसकी प्रोडक्शन तो बढ़ेगी बढ़ेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर वो जो है आपका अटैक करेगा जो लिपिडोपैट्रॉन इंसेक्ट है, तो ये प्लांट मरेगा। सो दिस इज अ थिंग। सो आपको पता होना चाहिए कौन सा अब यहाँ पे डल रहा है। नेक्स्ट इज GM मस्टर्ड, जिसको धारा मस्टर्ड हाइब्रिड भी बोलते हैं। देखो, नेचुरली आप मस्टर्ड में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते। ठीक है, नेचुरली आप मस्टर्ड में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर सकते। सो मस्टर्ड की जब भी हम बात करते हैं, सो यहाँ पे हम 3 जीन्स की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट 3 जीन्स। कौन कौन से हैं? बारस्टार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बारस्टार, बारनेस एंड बार फ्रॉम बैसिलस एमाइलोकीन फैसेंस। ठीक है, सो ये चीजें आपके पास। सो यहाँ पे होता क्या है? देखो, यहाँ पे जो ये बैसिलस एम्लोकोकिन फेसेंस है, ये आपका बाहर वाला है। जो बाहर वाली लेयर होती है ना, वो इससे बनी होती है। उसके बाद व्हाट वी हैव इज अ DNA। ठीक है, अब इस DNA पे क्या होता है? आपके 3 जीन्स अटैच होते हैं। कौन कौन से? बारस्टर, बारनेस एंड बार। ठीक है, ये 3 जीन्स जो हैं, इसको आप मस्टर्ड सीड सेल्स में ट्रांसफर करते हो, क्रॉप रेज करते हो, एंड दैट क्रॉप इज कॉल्ड दैट क्रॉप इज कॉल्ड द GM क्रॉप। ठीक है, समझ में आ रही है बात? और ये इंश्योर क्या करते हैं? ये इंश्योर करते हैं दैट द प्लांट शुड बी रेजिस्टेंस, वो सेल्फ पोलिनेशन करे एंड ऑल दैट। लेकिन अभी इसके ऊपर भी जो है काफी विवाद चल रहे हैं। सो आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ठीक है, पीपल क्यों अगेंस्ट है? बिकॉज इट हैज सम हेल्थ इम्पैक्ट अगेंस्ट इट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है, इथिकल कंसर्न्स है लोगों के, है ना, कि टर्मिनेटर सीड यूज किए जाते हैं, कि जो इनफर्टाइल हो जाते हैं जैसे आप उसको सो करोगे, एंड ऑल दैट थिंग्स। उसके बाद कई लोगों का ये कहना है कि इनको यूज करने के बाद आप कॉर्पोरेट कंपनीज के क्या हो जाओगे? एक तरह से उनके ऊपर डिपेंड होके रह जाओगे। राइट, now coming to one of the question which was asked. So the question was, GM mustard has the gene of soil bacterium that give the plant the property of pest resistance to a wide variety of pests. बिल्कुल बाहर की लेयर। Next, GM mustard has the gene that allow the plant for cross pollination. बिल्कुल इसको डेवलप किया है jointly by Indian IARI and PAU। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैडम क्या इन्होंने इसको डेवलप किया है? सो बच्चे, मैं आपको बता दूं कि ये इन्होंने इसको बिल्कुल डेवलप किया। सो आंसर क्या आएगा? आंसर विल बी 1, 2 एंड 3। समझ रहे आप मेरी बात कि इसका आंसर क्या होगा? आंसर इज 1, 2 एंड 3। समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज जीन क्लोनिंग। जीन क्लोनिंग में मैंने कुछ हद तक तो आपको समझा दिया, सेम थिंग कि जीन क्लोन कैसे किए जाते हैं, है ना। अभी हमने किया था ना रिकॉम्बिनेंट वाली चीज, दैट इज नथिंग बट दैट इज अ जीन क्लोनिंग, कि आपने ह्यूमन सेल लिया, उसको आपने यहाँ पे क्या कर दिया, रख दिया। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? कि आपने क्या किया, यू टुक द ह्यूमन सेल एंड आपने उसको रख दिया वहां पे, ठीक है, समझ में आया। अब हम आगे चलते हैं इसके अंदर, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट विल बी रिलेटेड टू जीन थेरेपी। जीन क्लोनिंग में तो वही ब्लड क्लॉटिंग एंड ऑल के फैक्टर्स को हमने करने, क्लोन बना लिया हमने, उसके बाद उनको हमने यूज किया, राइट। नेक्स्ट ये वही सारा प्रोसीजर लिखा हुआ जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर दिया था। नेक्स्ट इज जीन थेरेपी। सो जीन थेरेपी के अंदर हमारे पास अलग अलग थेरेपीज हैं, जैसे कि फर्स्ट थेरेपी व्हाट वी हैव इज अ सोमेटिक जीन थेरेपी। इसमें क्या होगा कि जो भी आपका जेनेटिक डिजीज है उसको आप क्योर करोगे। कैसे क्योर करोगे, जो भी सोमेटिक सेल में म्यूटेशन हुई है उसको एडिट करके, ठीक है। सो इट इज ट्रीटिंग अ जेनेटिक डिजीज बाय करेक्टिंग द म्यूटेशन विच हैपन इन सोमेटिक सेल ऑफ अ पेशेंट। और इसमें कौन से टूल का इस्तेमाल होता है, क्रिस्पर कैस9 का। इसको थोड़ा समझते हैं। सो बेसिकली यहां पे हुआ क्या, जो क्रिस्पर है, क्रिस्पर इज मेड अप ऑफ व्हाट, क्रिस्पर इज नोन एज गाइडर आरएनए। क्रिस्पर गाइडर आरएनए है जो कि कैस9 पे लगाया गया। गाइडर आरएनए मतलब क्या होता है, देखो हम गाइड का काम क्या होता है, गाइड करना कि क्या करना है, और कैस9 का काम है सीजर, सीजर होती है ना उसका काम। सो यहाँ पे मान लो आपने पाया कि ये वाला जीन है एक, ठीक है। व्हाट यू फाउंड कि यहाँ पे ए क्योंकि डबल स्ट्रैंड्स होते हैं ना उसमें डीएनए में, सी टी। सो म्यूटेशन यहाँ पे होगी, ठीक है। हमें चाहिए क्या, व्हाट वी रिक्वायर इज, वी रिक्वायर अ, नहीं तो इसको ऐसे नहीं आपको समझ में आएगा, मैं इसको थोड़ा और विस्तार से समझाती हूँ। इसको ऐसे समझो कि बेटा कैस9 इज लाइक जस्ट लाइक अ सीजर, कि वो काट देगी, लेकिन इस सीजर को ये नहीं पता कहाँ से काटना है। सो उसको गाइड करने के लिए हमारे पास क्या है, क्रिस्पर है। अब हुआ क्या, अब ध्यान से देखना, व्हाट वी हैव, हमारे पास एक सीक्वेंस है, ये हमने बेस पेयरिंग की थी। अब मुझे दिखाना कहाँ, बताना कहाँ पे गलत बेस पेयर्ड है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे, तो व्हाट यू विल फाइंड कि यहाँ पे पेयर गलत है, क्योंकि यहाँ पे होना क्या चाहिए था, सी, ठीक है, होना क्या चाहिए था, सी। सो म्यूटेशन कहाँ पे हुई है, यहाँ पे। लेकिन दिस इज व्हाट, दिस इज अ गाइडर आरएनए, इट्स नॉट अ डीएनए, इट्स अ गाइडर आरएनए। सो यहाँ पे ये क्या करेगा, it will be read it as CCAGA, ठीक है। CRISPR9 का क्या काम है, इसको कट कर देना, क्योंकि हमें फिर कौन सा सीक्वेंस ले आना जो ओरिजिनली चाहिए, ठीक है। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या करता है, उस पर्टिकुलर जीन को कट कर देता है, राइट। सो यहाँ पे क्रिस्पर को जीन के अकॉर्डिंगली ही डिजाइन किया जाता है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। एंड यहाँ पे जो Cas9 है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ न्यूक्लियस एंजाइम, जिसका काम है कट करना। ये डीएनए को कट करेगा जस्ट लाइक अ सीजर, बट इसको नहीं पता कहाँ पे कट करना है, इसीलिए वी हैव क्रिस्पर विद इट, ठीक है। लेकिन आप खुद बताओ, क्या इतना इजी है सारे सोमेटिक सेल्स को एडिट करना? आंसर इज नो, ठीक है। बहुत सारे सोमेटिक सेल्स होते हैं, उन सबको एडिट करना इज नॉट दैट इजी। नेक्स्ट वी हैव एम्ब्रियोनिक जीन थेरेपी और जर्म लाइन जीन थेरेपी।
इसके अंदर क्या होता है, जो भी जेनेटिक डिजीज है आप उसको ट्रीट करते हो किस तरह से, म्यूटेशन को करेक्ट करके इन एम्ब्रियोनिक सेल्स बिफोर बर्थ। मतलब जैसे बच्चा है कोई, है ना, पैदा होने से पहले ही उसकी जेनेटिक डिजीज को करेक्ट कर देते हो, यहाँ पे आप क्रिस्पर Cas9 का यूज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रही है बात। उसके बाद इससे क्या होगा कि बच्चा जो है उसका स्टार्टिंग में ही जीन एडिट हो जाएगा। सेकंड, एडल्ट बनते बनते तक उसके अंदर ज्यादा सेल्स होंगे, लेकिन यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग में ही कर रहे हो उसके जीन को करेक्ट, तो क्या होगा, कम चांसेस होंगे कि, और कम नंबर ऑफ जीन्स को आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। लेकिन कई लोग कह देते हैं कि इससे डिजाइनर बेबीज प्रोड्यूस होते हैं, सो दिस थेरेपी इज नॉट अलाउड। ठीक है, नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग क्वेश्चन। Genetic changes can be introduced in the cell that produce egg or sperm of a prospective parents. ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग आप कर सकते हो उन सेल्स में जो कि एग्स एंड स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, बिल्कुल। सेकेंड, अ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कैन बी एडिटेड बिफोर द बर्थ। आप उसको एडिट कर सकते हो बर्थ से पहले, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में, बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट, ह्यूमन इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स कैन बी इंजेक्टेड इनटू द एम्ब्रियो ऑफ अ पिग। ये भी हमने किया था कि जो भी प्लूरिपोटेंट सेल है उसको आप पिग के एम्ब्रियो में भी इंजेक्ट कर सकते हो। सो इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा, सारी स्टेटमेंट सही है, सो द आंसर विल बी डी। क्लियर? चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट, व्हाट इज Cas9? Cas9 प्रोटीन होता क्या, ऑफन न्यूज में आता है, जस्ट थिंक अबाउट इट, व्हाट कैन बी द Cas9 प्रोटीन, होता क्या है Cas9 प्रोटीन, जल्दी से सोचो जरा। सो Cas9 प्रोटीन इज अ मॉलिक्यूलर सीजर्स जो कि किसके लिए काम करते हैं, जीन एडिटिंग करने के लिए काम आते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात। सो गाइज, नाउ वी आर लेफ्ट विथ फ्यू टॉपिक्स, जैसे कि आपका हो गया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डिजाइनर बेबी एंड ऑल। सो दैट कंसेप्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, नहीं तो ये क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।